नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि जब कभी कोई गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का या किसी भी तरह का एग्जाम नज़दीक आए तो हम सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट 50, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हम लगभग यूट्यूब पे सर्च करते हैं और तमाम सारे तरह के यूट्यूब चैनल आते हैं। सब अपनी अपनी तरह से मेहनत करके आते हैं, परंतु हमारे चैनल की एक खास बात यह है कि हम पहले डीप एनालिसिस करते हैं। डीप एनालिसिस का मतलब ये है कि इसमें सभी तरह के PYQ मेंशन मिलेंगे आपको, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है वो भी मिलेगा और संभावित क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। तो मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी देर का बनने वाला है, परंतु नेक्स्ट 50 जो क्वेश्चंस होंगे आप उनको देखो और उनको एंजॉय भी करोगे साथ में, और आप पाओगे कि ये लगभग आने वाले क्वेश्चन है, तो आप इनको बहुत गौर से देखना। इसका अगर PDF चाहिए दोस्तों तो ये जो फार्मा गुरु 9 है, ये क्या है, फार्मा गुरु 9, इस नाम से आप सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल। अन्यथा आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ नीचे, उसमें आपको मिल जाएगा। परंतु अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे भी बहुत सारा अलग अलग तरह का कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा है, ओरल रूट इज नॉट सुटेबल इफ ड्रग इज। ये क्या कह रहे हैं कि आप भी साथ साथ कमेंट करते जाना और लास्ट में दोस्तों आप बता देना कि आपके 50 में से कितने नंबर आए हैं ना, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितने इंटेलिजेंट बालक हैं। तो ऑल रूट इज नॉट सूटेबल इफ ड्रग इज, ऑल रूट किसके लिए सूटेबल नहीं है? अनपैलेटेबल एंड हाईली इरिटेंट ड्रग। क्या ऐसी कोई ड्रग आप जीम सकते हो, खा सकते हो जो बहुत हाईली इरिटेंट हो? नहीं। अनएब्जॉर्बेबल ड्रग, अगर कोई ड्रग एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही है ऑल रूट के थ्रू तो कोई फायदा नहीं है। और ड्रग दैट आर डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूस, अगर वो डाइजेस्टिव जूस के टच में आती है और वो खत्म हो जाती है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ऑल रूट इज नॉट सूटेबल किसके लिए नहीं है? इन तीनों के लिए नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ अबोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या है? मैच ऑफ द फॉलोइंग क्लास विद द रिलेटेड ड्रग। अब इसमें एक तरफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है, एक तरफ ड्रग दी हुई है। आप थोड़ा सा स्क्रीन को रोक कर कोशिश करो अपनी तसल्ली से दिमाग लगाकर, अगर आप पढ़ने वाले बालक हैं तो आप इसका कोशिश करोगे और आप इसको सही करने की कोशिश करोगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हमने कहा इंट्रा आर्टियल, एक तरफ रेक्टल और इंट्राथीकल और ट्रांसडर्मल। अब इसमें इंट्रा इधर क्या है, एनीमा, थायोपेंटल और लिग्नोकेन और स्कोपोलामाइन। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप रेक्टल रूट को पकड़ो और यहां से आप कहोगे एनीमा। एनीमा एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन के दौरान आदमी बहुत हाईली कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसकी बॉडी में एनल रूट के थ्रू ना कोई ड्रग जो है वो डिलीवर की जाती है और वो रेक्टल रूट के थ्रू ही की जाती है। तो ये क्या हो गया, इसको कहते हैं एनीमा। दूसरा जो ट्रांसडर्मल होता है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया, जो बालक मेरी थ्योरी क्लास देखते हैं, मैं कहता हूं ये कंधा, और यहां पर क्या होता है, यहां पर एक पैच लगा दिया जाता है और ये जो पैच होता है ये धीरे 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 स्लो एंड है ना, ये बहुत ही एब्जॉर्ब होता रहता है। ये ट्रांसडर्मल सिस्टम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ट्रांसडर्मल, यानी डर्मा को ट्रांजिट करके जाएगा तो ट्रांसडर्मल पैचेस लगता होता है, तो ये स्कोपोलामाइन का लगता होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप देख लो, देखो 2 पे P आ रहा है और उसके बाद 4 पे S आ रहा है, तो यही एक C है, तो 1 पे Q हो गया हमारा, तो ये हो गया। और उसके बाद बचता है लिग्नोकेन, तो आप इंट्राथीकल पे चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चौथे क्वेश्चन की, विच ऑफ द ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन यूज्ड इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा किस में होते हैं? ग्लूकोमा आप कहोगे सर आंख में होता है, और आंख का अगर मैं कहता हूं जो प्रेशर होता है वो 21 mm Hg से ज्यादा हो जाए, ये नॉर्मल रेंज होती है ना हमारे आंख के प्रेशर की, तो इससे अगर ज्यादा हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? ग्लूकोमा। तो आंख से जो रिलेटेड होता है वो होता है ओक्यूसाइट, लाइपोसोम, और ये प्रोजेस्ट जो है ये नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है ब्रांच विच डील विद डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो इसमें आप क्या कहोगे, ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें हम क्या करेंगे? डिटेक्शन है ना, और प्रिवेंशन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन को डिटेक्ट करेंगे, पकड़ेंगे और उसका प्रिवेंशन भी करेंगे, तो इसका ये रहता है टॉक्सिकोलॉजी। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, विच ड्रग आर कम अंडर टैक्स बेनिफिट बाय गवर्नमेंट। तो ये क्या है, टैक्स बेनिफिट किस में मिलता होता है? देखो, विच ड्रग आर कम्स अंडर टैक्स बेनिफिट, यानी किस पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी टैक्स नहीं लगता है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग पे, ऑर्फन ड्रग पे, कीमोथेरेपी ड्रग पे या कार्डियक ड्रग पे। तो ऑर्फन ड्रग जो है ये इस पर नहीं लगता है। ऑर्फन इसका नाम क्यों रखा गया मैं आपको बता दूं, जब बहुत पुराने टाइम की बात थी, जब 1800 के आसपास, जब फार्मास्यूटिक्स जो कंपनियां थी वो बहुत अपने शुमार पे आने लगी, तो वो हर एक रोग पर दवाइयां बना रही थी, परंतु कुछ एक ऐसे रोग थे जिन पर वो ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो स्मॉल पॉपुलेशन के रोग थे, यानी लाखों में कोई 1-2 लोगों के ही हो रहा था।
तो उन्होंने क्या किया, उन सभी डिजीज को ऐसे ही छोड़ दिया, उन पर कोई दवा नहीं बनाई, यानी कि जिसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अनाथ। इसीलिए ये जो शब्द पड़ा है ये पड़ा हुआ है ऑर्फन ड्रग का, यहीं से ही है ना। तो वो दवाइयां जो उन रोगों में काम आए तो ये ऑर्फन ड्रग है। अब उसके बाद हर एक जो है कंट्री ने इसके लिए एक अलग से नियम बना दिए कि भैया आपको बनानी ही पड़ेगी, WHO की गाइडलाइन आ गई कि इतनी सारी दवाइयां तो बनानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या है, एब्जॉर्ब ऑफ ड्रग इज अफेक्टेड बाय। अब इसमें सोल्युबिलिटी, पार्टिकल साइज, रूट ऑफ ड्रग, एडमिनिस्ट्रेशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग किसका होगा, अगर आप एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग देखोगे, सोल्युबिलिटी, पार्टिकल साइज, रूट ऑफ ड्रग, एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो अगर मैं कहूं किसी ड्रग की सोल्युबिलिटी बहुत अच्छी है तो वो बहुत अच्छी एब्जॉर्ब होगी, पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगी। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आप क्या कहोगे, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मैं कहता हूं आईवी दे दिया जाए तो उसका तो एब्जॉर्प्शन 100% हो गया ना, है ना, यही होता है। तो ये इस पे भी निर्भर करता है, तो आप कहोगे सर ये ऑल ऑफ अबोव हो गया। नेक्स्ट है कोज फॉर रिड्यूस्ड बायो अवेलेबिलिटी इंक्लूड। अगर हम देखें कि कौन सा बायो अवेलेबिलिटी को जो है रिड्यूस करता है यानी कम कर देता है, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन और हाई लिपिड सोल्युबिलिटी। तो कोज फॉर रिड्यूस्ड बायो अवेलेबिलिटी ये हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ही होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा सही आंसर हो गया ए, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन नहीं होगा क्योंकि ये तो रिड्यूस होने की बात हो रही है, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन से तो बढ़ जाती है और हाई लिपिड सोल्यूबल वो ज्यादा हो जाता है। अब देखो बायो अवेलेबिलिटी का क्या है, मैंने आपको इससे पहले एक लेक्चर में बताया था कि ऐसी कोई भी अमाउंट जो अनचेंज्ड फॉर्म में, हमने क्या कहा, अनचेंज्ड फॉर्म में अगर ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाए, ये तीन शब्द याद रखने, अगर ब्लड सर्कुलेशन या सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाए तो वो क्या कहलाएगी, वो बायो अवेलेबिलिटी कहलाएगी। तो देखो ड्रग मेटाबोलाइज नहीं, बात ही नहीं करनी, ड्रग मेटाबोलाइज नहीं, बात ही नहीं करनी हमें। ये क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ उसके बाद देखना ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया सी इसका। अब आगे चलते हैं, हमारा 10वां, अगला क्या है, ए हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सबसे पहला क्या है, पेनिट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन बाय मींस ऑफ एंडोसाइटोसिस, इजी परमिशन थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर और लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन और हाई रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब्यूल्स। तो आप इस 9वें का आंसर बता दो कौन सा रहेगा। इसमें पहला दिया हुआ है पेनिट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन बाय मींस एंडोसाइटोसिस, इजी परमिशन थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये क्या कह रहा है, हाइड्रोफिलिक ड्रग के बारे में कह रहा है, तो इसका आंसर आएगा सी, लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इसकी जो है एबिलिटी बहुत लो होती है पेनिट्रेट करने की, क्योंकि हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग होती है। जितनी ज्यादा लिपिड सोल्यूबल ड्रग होगी उतनी ज्यादा क्या करेगी, वो किसी भी सेल को क्रॉस कर जाएगी इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग शो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देखो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है इसके लिए एक मैंने ट्रिक भी बताई हुई है। आप लोग देखो फिनोबार्बिटोन है, प्रोपेनोल है, फिनाइल ब्यूटाजोन है और एक है आपके पास फेनिटोइन। तो इसका सही आंसर होगा प्रोपेनोल। प्रोपेनोल में बहुत हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये आप देख लेना और उस ट्रिक को देखो मेरे किसी दूसरे वीडियो में। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इज गिवन बाय, है ना, ये क्या है, डोज एडमिनिस्ट्रेशन आईवी अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मैक्सिमम टॉलरेट ये नहीं होगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम टॉलरेट की बात ही नहीं करनी, डोज एडमिनिस्ट्रेशन आईवी और टोटल लिपिड सोल्युबिलिटी इसकी भी बात नहीं करनी क्योंकि लिपिड सोल्युबिलिटी का जिक्र ही नहीं है, टी हाफ डोज एडमिनिस्ट्रेशन इसकी भी बात नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ए, डोज एडमिनिस्ट्रेटेड आईवी प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये डिवाइड बाय है, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ आईवी। क्या कह रहा है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ आईवी रूट की, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग डिपेंड ऑन, किस पे ये बात करते हैं, तो ये कह रहा है ये प्रोटीन बाइंडिंग हो गया, लिपिड सोल्युबिलिटी हो गया, या वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या फिर ऑल ऑफ अबोव हो गया। तो आप लोग क्या बताओगे इसमें देखो प्रोटीन बाइंडिंग पे अगर मैं कहूं आईवी रूट की बात करें तो बिल्कुल प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, इसमें खूब सारे प्रोटीन पड़े हुए हैं, इन खूब सारे प्रोटीन में क्या होगा, कोई भी ड्रग आके इसके साथ बाइंड हो जाती है। तो आपने कहा सर हाँ बिल्कुल, तो ये ड्रग इसके साथ हर एक प्रोटीन के साथ बाइंड हो रही है, इसको कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। लिपिड सोल्युबिलिटी बिल्कुल, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब तीनों पे ही डिपेंड करता है, इन तीनों पे। तो आंसर आएगा हमारा डी। कोई आया है क्या बाहर, अच्छा नहीं है,
ठीक है, विच ऑफ द गिवन ड्रग हैज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन। इतनी बार बताया, अगर कोई बच्चा मेरी थ्योरी की क्लास कंटिन्यू लगा रहा है ना, तो इसका मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया है कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। तो इसका आंसर हेलोथेन, ईथर, थायोपेंटन या ऑल ऑफ अबोव। तो इसका आंसर होगा सी दोस्तों, ठीक है, थायोपेंटल सोडियम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, आप देखो, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट डिपेंड ऑन। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ड्रग डिपेंड इज नॉट डिपेंड ऑन, है ना, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप क्या कहो, पीके वैल्यू ऑफ। पीके वैल्यू का दोस्तों मतलब होता है कि कितनी आयोनाइज्ड हो गई है। ये पीके क्या बताता है, कितनी आयोनाइज्ड हो गई है और कितनी अनआयोनाइज्ड रही है। इन दोनों के बारे में अगर कोई बताता है तो ये एक पी के ऐसा कोफिशिएंट होता है जो इसके बारे में बताता है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, अगर मैंने अभी बताया कि आपके ब्लड सर्कुलेशन में खूब सारी ड्रग जो है इधर उधर घूम रही है, परंतु वो एक एक प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई है। तीसरा, लिपिड सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, जितनी ज्यादा लिपिड होगी, और उसके बाद आता है डोज ऑफ ड्रग। ये चार चीजें हैं। तो दोस्तों अगर मैं कहूं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट डिपेंडेड ऑन, तो यहां पे आप काट देना, ये नोट नहीं है। इसके बाद आता है ये डोज पे भी डिपेंड करता है। यहां पर आप लिख लेना ऑल ऑफ अबोव, ऑल ऑफ अबोव। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों डी। ये इन तीनों पर भी निर्भर करती है। यहां पे नोट नहीं है, ये नोट आप काट देना। मैं फिर कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिपेंड ऑन पीके वैल्यू, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और लिपिड सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। तो इसका तो मैंने आपको मतलब बता दिया, प्लाज्मा प्रोटीन का भी बता दिया और लिपिड सोल्युबिलिटी का भी बता दिया। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इंडिकेट। लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? सिंपल सा ये आदमी आपसे ये सवाल पूछ रहा है। तो द ड्रग हैज लो हाफ लाइफ, अरे नहीं, द ड्रग इज नॉट एक्यूमुलेट इन टिश्यू। क्या कहा? अरे मैंने यही तो बताया ना, अगर किसी ने देखा हुआ है तो क्लास, ऐसे ऐसे खूब सारी ऐसे कैपिलरीज निकल रही है। यहां पर क्या है, यहां पर इस जगह पे ये ड्रग आकर क्या होती है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस तरह से ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। तो अगर किसी का लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कम है, तो वो कम एक्यूमुलेट होगी यहां पर आकर टिश्यू में। तो ये जो टिश्यू है इसमें कम होगी, तो इसका आंसर होगा बी, द ड्रग हैज लो बायोरिटी। और ये तो सब वो बनाने के लिए दिए गए हैं ऑप्शंस। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डिग्रेडेड थ्रू द हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन का कहते हैं कि इसको, हॉफमैन एलिमिनेशन उसको कहते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, अगर मेटाबॉलिज्म के दौरान रीअरेंजमेंट हो जाए ड्रग का बिना किसी एंजाइम की हेल्प के, तो आप उसको हॉफमैन एलिमिनेशन कहते हैं। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा क्वेश्चन है। इसमें एट्राक्यूरियम होगा, बाकी तीनों ड्रग नहीं होगी, फेनिटोइन नहीं होगी, डोपामाइन नहीं होगा और ना ये फिनोबार्बिटोन होगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें तो विच ऑफ द गिवन ड्रग डज नॉट इंक्लूड हेपेटिक माइक्रोसोमल। ये क्या कह रहा है, नॉट इंड्यूस, यानी कि दो तरह की होती है, एक तो एंजाइम इंड्यूसर ड्रग होती है और एक एंजाइम इनहिबिटर ड्रग होती है। अब इनहिबिटर ड्रग में आपको मैंने ऐसा ट्रिक बताया हुआ है, अगर आप लोगों ने देखा है तो, कि देखो ये इंड्यूसर जो ड्रग है इसमें मैंने कहा कि जीपीआरएस सेल फोन, जीपीआरएस सेल फोन क्या है, ये हमारी इंड्यूसर है। और अगर मैं बात करूं इनहिबिटर की, तो इनहिबिटर में मैंने ये कहा आपको कि देखो क्या है, विटामिन के कैन नॉट कोज एंजाइम इनहिबिशन। अब मैं आपको ज्यादा तो इसकी डिटेल नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ये आईएनएच हो गया और ये कोज या सी से किसी से भी आप क्लोरमफेनिकोल कर सकते हो, क्लोरमफेनिकोल ये वाला है ना। तो ये एंजाइम इनहिबिटर, ये कीटोकोनाजोल होता है, ये वेलप्रोइट होता है, इस तरह से चलता है, सिमेटिडीन होता है ये, और ये हो ही गया है ना। तो हमने क्या बताया आपको, ये आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी। तो हमने कहा विच ऑफ द गिवन ड्रग डज नॉट इंड्यूस, इंड्यूस ना करे यानी इनहिबिट करे। इनहिबिट क्या करेगी, अकेली क्लोरमफेनिकोल है और उसमें जी से क्या है, ग्रेसियोफुल्विन, आर से क्या है, रिफाम्पसिन, बारबिचुरेट हो गया, उसके साथ इसमें क्या होगा, एस से स्मोकिंग होता है। ये सब हमारी थ्योरी की क्लास में मेंशन किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर प्रो ड्रग एक्सेप्ट, क्या है, एक को छोड़कर नहीं है, ए साइक्लोवीर है,
इसको छोड़कर कौन सी प्रो ड्रग नहीं है? एनाप्रिल है, एनाप्रिल अगर कन्वर्ट होती है तो ATE लग जाता है इसके नाम में। सल्फासेलाजिन है, ये 5SA इसमें ASA में हो जाती है, और ये स्पाइरोनोलैक्टोन। तो स्पाइरोनोलैक्टोन जो है ये प्रो ड्रग नहीं है, ये अपने आप में एक्टिव ड्रग है। इसका जो मेटाबोलाइट है उसका नाम रखा है क्या? कैनरिनोन। इसको क्या कहते हैं? कैनरिनोन। इसका मेटाबोलाइट है, हालांकि ये एक्टिव ड्रग है, प्रो ड्रग नहीं है। प्रो ड्रग किसको कहते हैं? प्रो ड्रग इसको कहते हैं जो बॉडी से बाहर, अगर मैं कहूं बॉडी में देने से पहले अगर वो इनएक्टिव फॉर्म में है, अगर वो इनएक्टिव फॉर्म में है और आफ्टर मेटाबॉलिज्म के बाद अगर वो एक्टिव फॉर्म में आ जाए तो आप लोग इसको क्या बताओगे? आप इसको यही कहोगे कि ये प्रो ड्रग होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे, ए ड्रग इज कॉन्जुगेटेड इन फेज 2। फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शन, इट मींस क्या है? रिडक्शन ऑफ ड्रग नहीं, कपलिंग ऑफ ड्रग विद एन एंडोजीनियस सबस्ट्रेट, है ना। इसका सही आंसर यही होगा क्या? कपलिंग ऑफ ड्रग विद एंडोजीनियस। कपलिंग का मतलब उस ड्रग का जुड़ जाना, है ना। तो ये फेज जो 2 रिएक्शन है, फेज 1 में तो क्या होता है कि उसकी वाटर सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और दूसरे में क्या होता है? वो एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। All of the following are microsomal enzyme inducer except, अभी बता के आया मैंने आपको ये कहा कि सभी माइक्रो एंजाइम, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा? सभी इंड्यूसर है परंतु एक नहीं है। तो एक नहीं है तो आपने क्या ट्रिक का इस्तेमाल किया? आपने कहा विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन, यही तो है इनहिबिटर की ट्रिक। तो आपने ये अगर पढ़ा तो इस विटामिन से आपको मैंने बताया ये वैल्प्रोएट होता है, और वैल्प्रोएट की बात करो तो ये सोडियम वैल्प्रोएट आ गया। तो ये क्या है? ये सारी ड्रग जो है ये एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। ठीक है, ओके, चलो तो हमने सोडियम वैल्प्रोएट की बात कर ली। ओके, अब आगे बढ़े। ठीक है, अब आगे अगर देखा जाए तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इज अफेक्टेड बाय इट्स, ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट है ये किसके द्वारा फिल्ट्रेट होती है? अगर आप कहोगे एक तो रहता है लिपिड सोल्युबिलिटी, और दूसरा रहता है कौन सा हमारे पास है? इसका है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, तीसरा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, और उसके बाद है रेट ऑफ ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो आपने कहा लिपिड सोल्युबिलिटी, क्या पूछा? ग्लोमेरुलर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बाउमन कैप्सूल हो गया, और यहां से इस तरह से लूप ऑफ हेनले आ गया, और यहां पर हमने कहा कि सर इसका ये है कलेक्टिंग डक्ट। अब इसने कहा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यहां से आकर अगर किसी का फिल्ट्रेशन हो रहा है और कलेक्टिंग डक्ट के बाद वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल रही है, तो कौन सा जो है? तो आप ये कहोगे इसमें कि अगर कोई भी ड्रग यहां पे आई हुई है, मैं आपको इसका एक लॉजिक भी बता देता हूं। अगर मैंने आपको कहा कि आपके पास यहां पर कोई भी ड्रग घूम रही है, और अगर वो ड्रग यहां पर आई और उसके साथ कोई भी प्लाज्मा प्रोटीन, है ना, मैं कहूं प्लाज्मा प्रोटीन जुड़ा हुआ है, तो वो फिल्टर नहीं होगी, वो वापस चली जाएगी, है ना, यहीं से। तो वो फिल्टर ही नहीं होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि वो फिल्टर ही नहीं होगी। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग आपका आंसर रहेगा बी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ें। इसके बाद एल्केलाइजेशन ऑफ यूरिन इज डन फॉर, अगर मैं कहूं कि यही जो यूरिन है आपको, एल्केलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? एल्केलाइजेशन का मतलब हुआ इसको बेसिक बनाना। और बेसिक कब बनाओगे? बेसिक जो है यूरिन जो है वो कब होगा, किसके लिए? तो आप कहोगे सर एसिडिक ड्रग के लिए, और मोस्टली जो ड्रग है वीक एसिडिक ड्रग होती है, तो इसके लिए होगा, क्योंकि बेसिक के लिए बेसिक नहीं होता है। यहीं पर आकर जब कोई एसिडिक ड्रग बेसिक एनवायरनमेंट में आती है तो वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है और वो बॉडी से बाहर चली जाती है। अगर वो अनआयोनाइज्ड रही तो मैंने एक ट्रिक बताई हुई है, जो बच्चे थ्योरी देखते हैं कि सेम मीडियम में क्या होता है, अनआयोनाइज्ड रहती है, ड्रग वापिस चली जाती है बॉडी के अंदर। सर ठीक है, आगे हम देखें, एक्सक्रीशन ऑफ विच ड्रग विल बी इंक्रीज्ड इफ यूरिन इज मेड मोर एल्केलाइन। अब इसमें क्या बताया गया है? सिंपल सा एक है कि एक्सक्रीशन ऑफ विच ड्रग, यानी कि कौन सी ड्रग का जो एक्सक्रीशन विल बी इंक्रीज, कब इंक्रीज होगा? इफ यूरिन मेड मोर एल्केलाइन। अगर हमने कहा मोर एल्केलाइन तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो एसिडिक ड्रग आएगी उसी में इसका हो जाएगा। क्या कहा इस पर्सन ने? इसने कहा कि अगर किसी का यूरिन मान लेते हैं बेसिक ज्यादा कर दिया जाए, बेसिक बना दिया जाए, एल्केलाइन कर दिया जाए, है ना, एल्केलाइन कर दिया जाए, तो फिर कौन सी ड्रग का जो है वो एक्सक्रिएशन बढ़ जाएगा। तो एक्सक्रिएशन कब होगा? जब वो आयोनाइज हो जाएगी। और आयोनाइज्ड कब होगी ड्रग? जब उसको क्या होगा, उसके अपोजिट का मिले। यानी कि अगर कोई एसिडिक ड्रग है, अगर मैं बात करूं एसिडिक ड्रग की, एसिडिक ड्रग अगर बेसिक मीडियम में चली जाए तो वो क्या होगी, आयोनाइज्ड हो जाएगी।
बात समझ गए। और अगर यही मैं बात करूं बेसिक ड्रग अगर एसिडिक इन्वायरमेंट में चली जाए तो आप क्या कहोगे सर, वो जो है वो आयोनाइज हो जाएगी, और जैसे ही आयोनाइज हुई यानी आयंस में टूट गई वैसे ही वो ड्रग बॉडी से बाहर चली गई, तो एसिडिक ड्रग है इसमें फिनोबार्बिटोन अगर हम बात करें तो। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, Which of the following will affect the tubular reabsorption? अगर मैं कहूं इसमें कि कौन सा ऐसा अफेक्ट करता है जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है, तो आप कहोगे लिपिड सोल्युबिलिटी, आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग और यूरिनरी पीएच, तो इसमें ऑल ऑफ अबोव। तो इसमें आप आंसर दो 24वें में क्या रहेगा, 24वें में ऑल ऑफ अबोव ही रहेगा। लिपिड सोल्युबिलिटी भी जाएगी, आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग भी होगा, यूरिनरी पीएच भी होगा। लिपिड सोल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा रीएब्जॉर्ब होगी। रीएब्जॉर्ब का मतलब बॉडी के अंदर वापस चले जाना, है ना। अगर वो नेफ्रॉन के पास गई है, नेफ्रॉन से वापस आ जाती है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन यूरिनरी पीएच बिकम 8.0 सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एक्सक्रीशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये सिंपल सी बात कह रहा है कि आपका जो यूरिन है उसका पीएच, यूरिन का जो पीएच है वो 8.0 है। मैं कहता हूं ये 8.0 की आवश्यकता ही नहीं थी, ये अगर ये कह देता कि एल्कलाइन है या फिर वो कह देता बेसिक है, एक ही बात है। तो कौन सी ऐसी ड्रग होगी जो ज्यादा एक्सक्रीट आउट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि एसिडिक ड्रग अगर इस एनवायरनमेंट में जाएगी तो आयोनाइज्ड होगी और ज्यादा बाहर चली जाएगी। तो इसमें मॉर्फिन, मैंने एक ट्रिक बताई हुई है कि जिसके नाम में INE आ जाए ना, वो याद रखना वो बेसिक ड्रग होती है। मैंने क्या बताया, जिसके लास्ट में INE आ जाए वो बेसिक ड्रग होती है। तो इसमें एक तो ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, अगर तुक्का भी मार के आओगे तो भी आपका सही जमेगा। एस्प्रिन जो होती है वो एसिडिक ड्रग होती है और इसी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब आगे चले हम, मेंटेनेंस डोज रेट ऑफ ड्रग डिपेंडेंट प्राइमरीली। तो देखो क्या होता है, एक होता है लोडिंग डोज, मैं क्या नाम बता रहा हूं, देखो एक होता है लोडिंग डोज, और लोडिंग डोज याद रखना हमेशा निर्भर करता है किस बात पे, VD पे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। और दूसरा अगर इसकी बात करें हम मेंटेनेंस डोज की, तो आप क्या कहोगे, मेंटेनेंस जो डोज है वो किस पर निर्भर करती है, वो क्लियरेंस पे करती है। बस इतना सा याद रखो, जुगाड़ अपने आप हो जाएगा बाकी का। तो इसमें प्लाज्मा हाफ लाइफ नहीं है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यहाँ पे इसकी जगह अगर मैं कहूँ लोडिंग डोज आती तो आप ये कर देते। लिपिड सोल्युबिलिटी की अगर बात करो तो नहीं है, तो ये टोटल बॉडी क्लियरेंस आंसर होगा इसका। अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन अबाउट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ट्रू स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में ट्रू स्टेटमेंट क्या है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्रग, नहीं फिक्स्ड अमाउंट नहीं होगा, फिक्स्ड आप कह सकते हो एक परसेंटेज होता है ना, या फ्रैक्शन की बात कर लो, तो ये तो आंसर गलत हो गया। हाफ लाइफ इंक्रीज विद डोज, नहीं। क्लियरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, हाफ लाइफ कांस्टेंट ही रहती है इसमें, याद रखना, ठीक है। ये जो होता है ना फर्स्ट ऑर्डर, इसमें हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है। क्लियरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, यस ये सही है, तो इसका आंसर आपके सामने जो है वो आएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा डोज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डिटरमाइंड बाय, डिजुलरेशन रेट नहीं है, डिसइंटीग्रेशन रेट ये भी नहीं है, हाफ लाइफ इसी से ही हम निर्धारित करते हैं कि डोज कितनी देनी है और फ्रीक्वेंसी कितनी देनी है। यानी कि अगर डोज देनी है तो 100 mg देना है कि 200 mg देना है, 500 mg देना है। फ्रीक्वेंसी यानी दिन में TID देना है कि BD देना है कि OD देना है, तो इस बात पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जीरो ऑर्डर काइनेटिक। जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलोड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्ट पूछा है इसने, यहां पे पकड़ लेना कि किसको छोड़कर जीरो ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। मैं आपको बता दूं एक ट्रिक होता है दोस्तों, है ना, आपके घर में एक 0 वाट का बल्ब होता है ना, तो आप क्या कहोगे, 0 वाट पावर, ऐसे ऐसे याद कर लेना। 0 वाट पावर एक ट्रिक होती है। इससे क्या होता है, इससे होता है वारफेरिन, है ना, हेपेरिन, हेपेरिन हो गया, एस्प्रिन हो गया, उसके बाद आता है एल्कोहल हो गया, उसके बाद आता है एक हमारा थियोफाइलिन हो गया ना, बाकी का जुगाड़। इससे टोलब्यूटामाइड हो गया, इससे फिनिटोइन हो गया, तो फेनिटोइन। तो ये एक ट्रिक है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखोगे, इतने में सारे सवाल हल हो जाएंगे। तो फेनिटोइन है, उसके बाद एल्कोहल है, थियोफाइलिन है, तो एक्सेप्ट पूछा है तो बारबिचुरेट नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा 31वां, ड्रग रिमेन्स इन बॉडी आफ्टर 3 हाफ लाइफ। 3 हाफ लाइफ के बाद कितना बचता है, आपने सबसे पहले किसी को 100 दिया, उसका 50 गया, है ना,
पहली हाफ लाइफ की अगर बात करें, उसके बाद अगली हाफ लाइफ में फिर क्या हुआ, ये फिर 25 बचा, तो 2 हाफ लाइफ हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद होता है 12.5, तो ये तीसरी हाफ लाइफ हुई, तो कितना बचा, तो 12.5, तो इसमें पहला ही ऑप्शन है 12.5। जबकि क्या है, अगर वो कह ले कि कितनी ड्रग जो है वो जो है एलिमिनेट हो गई है, तो आप कहोगे सर 87.5, यानी ये इतनी चली गई है। अब अगर इसकी बात करें तो ए ड्रग विच एक्टिव ए रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, बस और हमें कुछ नहीं करना। ये कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो इफेक्ट को प्रोड्यूस करवाए, टू दैट ए वेल रिकॉग्नाइज्ड एगोनिस्ट इज गोल्ड। आप क्या कहोगे सर, ये होता है इनवर्स एगोनिस्ट, है ना। तो आप लोगों ने क्या कहा, पार्शियल नहीं होगा। एंटागोनिस्ट यानी जो जीरो कर दे इंट्रिंसिक एक्टिविटी को, सुपर एगोनिस्ट नहीं होगा, सिर्फ एक बचता है इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। तो कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में क्या रहेगा, सबसे पहला देखो क्या है, एंटागोनिज्म कैन नॉट बी कंप्लीटली रिवर्स्ड बाय इंक्रीज्ड डोज ऑफ एगोनिस्ट, है ना। दूसरा क्या कह रहा है, ये पहले में कह रहा है एंटागोनिज्म कैन नॉट बी कंप्लीटली रिवर्स, पूरा नहीं रिवर्स करता है बाय इंक्रीज, चाहे कितनी भी डोज बढ़ा दो। अगला क्या कह रहा है, एन एगोनिस्ट कांट डिस्प्लेस एन एंटागोनिस्ट फ्रॉम द रिसेप्टर, कोई भी एगोनिस्ट की औकात नहीं होती कि वो एंटागोनिस्ट को डिस्प्लेस कर दे, ये भी सत्य नहीं है बात। देखो एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट बाइंड टू द सेम रिसेप्टर। हमने कब कहा कंपिटिटिव कब होता है एंटागोनिज्म, जब हमने कहा कि अगर इस तरह से आपके पास कोई भी एक रिसेप्टर है और यहां पर क्या है, एक तो है एगोनिस्ट और एक है दोस्तों एंटागोनिस्ट, ये दो है। अगर वो ये दोनों ही यहां पर बैठना चाहे और कंपटीशन होए, तो आप क्या कहोगे सर, यही कंपटीशन होगा, एंटागोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ये एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट बाइंड टू द सेम रिसेप्टर पर अगर बाइंड होए तो इसी को कहते हैं। अब उसके बाद आता है एन एंटागोनिस्ट हैव, एंड एंटागोनिस्ट हैव क्या होता है, बोथ एफिनिटी एंड मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी। अगर इसकी बात करो तो ये तो होती है एगोनिस्ट में, एफिनिटी बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी देखो मैं आपको दो शब्दों का मतलब बता दूं, ये होता है रिसेप्टर, पहले समझ लो। यहां पर कोई भी होती है ड्रग, अगर ड्रग यहां पर बाइंड हो रही है ना, तो इस बाइंड होने की पावर को कहते हैं एफिनिटी। क्या कहते हैं, एफिनिटी। और अगर इसके बाइंड हो जाने के बाद अगर कोई भी एक्शन को प्रोड्यूस करे, जितना एक्शन आए उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहते हैं। तो इसने क्या कहा है कि जो एंटागोनिस्ट होता है ना दोस्तों, एंटागोनिस्ट की एक खास बात होती है कि उसकी एफिनिटी तो तगड़ी होती है, पावरफुल होती है, सीट के साथ बैठ के ये इस पे बैठ जाता है, परंतु इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो है वो इसकी जीरो हो जाती है। अब कुछ लोग मोदी जी का नाम लेंगे, कुछ मनमोहन सिंह का लेंगे, मैं नहीं, मैं राजनीति में नहीं आता, इन दोनों का एक ही हिसाब किताब है, ठीक है। अब हम देखें तो नो एफिनिटी बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ये एंटागोनिस्ट होता है, तो आप ये याद रखें। अगला क्या है, व्हेन टू डिफरेंट केमिकल एक्ट ऑन टू डिफरेंट रिसेप्टर एंड देयर रिस्पॉन्स इज अपोजिट, ये काट देना, टू ईच अदर ऑन द सेम सेल, दिस इज कॉल्ड क्या है, इसने क्या कहा है कि एक आपके पास केमिकल ए है, एक केमिकल बी है, दो केमिकल है, और ये क्या कह रहा है सॉरी, एक्ट ऑन टू डिफरेंट रिसेप्टर। अगर मैं कहूं ये दो रिसेप्टर हैं इस तरह के, ये दोनों ही डिफरेंट है, अगर मैं कहूं ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या है, रिस्पॉन्स एक दूसरे का अपोजिट है, इन दोनों का जो एक्शन आ रहा है ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये क्या कहलाएगा, ये केमिकल एंटागोनिज्म कहलाएगा, रिवर्स कहलाएगा, कॉम्पिटिटिव कहलाएगा, या फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट कहलाएगा। बहुत ध्यान से देखोगे तो आप इसका आंसर सही कर दोगे कि सर ये तो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ही हुआ ना, कि बॉडी के अंदर ये एक दूसरे से एक्शन की बात कर रहा है, कि ये अलग दिखा रहा है। नेक्स्ट, आफ्टर गिविंग एन एंजाइम इनहिबिटर इफ Vmax decrease to 60% and Km is same as before, which type of inhibition, competitive इक्विलिब्रियम होगा, कॉम्पिटिटिव नॉन इक्विलिब्रियम होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव होगा, या अनकॉम्पिटिटिव होगा। मैं हमेशा जुगाड़ करता हूं ट्रिक से, आप कितना ही समझ लो, परंतु जब ट्रिकें याद रहने लगती है तो आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता होती। मैं आपको बताता हूं क्या, हम कहते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, सी आता है, तो आप कहोगे सर कॉम्पिटिटिव हो गया, सी आता है ना सबसे पहले। उसके बाद अगर बात करें तो एन आता है, तो आप कहोगे नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया। उसके बाद आता है अनकॉम्पिटिटिव, तो आप कहोगे अनकॉम्पिटिटिव हो गया, ठीक है। अब हम देखें तो यहां पर पहले आता है के, तो आप कहोगे सर के मैक्स हो गया। उसके बाद आता है वी मैक्स, ठीक है। तो अब हमने ये के एम है सॉरी, ये हमने क्या कहा, ये के मैक्स नहीं, के एम है, तो हमने कहा ये हमारा के एम हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें अगर आपसे पूछा जाए
कि भैया किस में कौन सी चीज बढ़ जाती है। तो जीवन में ही जुगाड़ याद रखना, इसमें बढ़ेगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा घटेगी, और अनकम्पिटिटिव में दोनों डाउन हो जाएगी, इतना सा तो है। अब इसने क्या कहा है, इसको सवाल को पकड़ लो। आफ्टर गिविंग एन एंजाइम इनहिबिशन इफ Vmax डिक्रीज टू 60%, Vmax डिक्रीज की बात कर रहा है 60%, एंड Km इज सेम, यानी Km पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम है, तो आपने कहा सर नॉन कम्पिटिटिव हो गया, पकड़ लो इसमें कौन सा है, ये हो गया। तो सवाल मुश्किल है नहीं, इजी करना पड़ेगा। ग्लूकोकोर्टिकोइड हो गया, मिनरोकोर्टिकोइड हो गया, एंड सेक्स हार्मोन हो गया, ये तीनों के तीनों किसके थ्रू काम करते हैं, जी प्रोटीन के करते हैं, या फिर ये किसके थ्रू करते हैं, ये इसके एंजाइम रिसेप्टर के थ्रू, आयन चैनल के, या साइटोप्लाज्मिक के। तो दोस्तों इसका आंसर होगा साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, तो ये इसके थ्रू करते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड मिनरोकोर्टिकोइड। नेक्स्ट है इंसुलिन एक्ट थ्रू विच एंजाइम, ये जैक स्टेट काइनेज के थ्रू, IP3 डैक के थ्रू, या CMP पाथवे, या टायरोसिन काइनेज। तो आप जानते हैं ये जो है इंसुलिन, ये टायरोसिन काइनेज के थ्रू ही काम करता है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज, यानी कि अगर आप दे रहे हैं रैपिड जो होता है, तेजी से अगर वो किसी भी रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे तो उसको क्या कहेंगे, टेकिफाइलेक्सिस, टॉलरेंस, आइडियोसिंक्रेसी, या सिनर्जिम। तो हमने कहा सर उसको कहते हैं टेकी से, मैंने हमेशा बच्चों को कहा है तेज याद रखो, टेकी से तेज याद रखो, जो तेज डेवलपमेंट कर दे, अगर मैं कहूं तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि सारे रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर हैज एन इंट्रिंसिक आयन चैनल। तो इंट्रिंसिक आयन चैनल की अगर बात करें, हिस्टामिन H1 है, या फिर ये क्या है, हिस्टामिन H2 है, डिनर्जिक अल्फा है, या फिर ये गाबा ये बेंजोडाइजेपिन जो रिसेप्टर है ये है। तो आप इसका बताएं कौन सा रहेगा, हिस्टामिन नहीं होगा, ना H2 होगा, ना एडिनर्जिक होगा, तो इसका आंसर बचता है हमारे पास गाबा बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर, तो इसका सही आंसर ये है। अब आते हैं दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने साथ साथ में कमेंट किए कि आपका क्वेश्चन कौन सा सही है, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो कॉन्फिडेंस में रहते हैं। तो आप इस चीज को देखें, साथ में मैं कह रहा हूं कि आप लोग जरूर कमेंट करना कि 50 में से आपके कितने आए। अगर आप यहां तक आए हैं तो इसका मतलब 40 तक वही पहुंचा है जो अपने जीवन में फार्मासिस्ट को लेकर बहुत सीरियस है। और हमारे यहाँ पे एक ही खास बात है, हम फालतू की बात बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, ना टाइम पास करते हैं। मैं आपको जो कह रहा हूँ, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लेना। अगर आप थ्योरी पार्ट पे आना चाहते हैं और आप थ्योरी देखना चाहते हैं, आप किसी भी अपने मित्र भाई बंधु से पूछे, कंटेंट आपको बिल्कुल लेटेस्ट मिलेगा, और आपको सारा इधर जो क्वेश्चन करवाएंगे चुटकियों में हल कर देते हैं आप। हकीकत ये, अगर आपके सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, डेमो देखें, अच्छा लगे तो कर लेना, बाकी तो चल ही रहा है। न्यू ड्रग एप्लीकेशन NDA इज रिक्वायर्ड आफ्टर विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। ये क्या कह रहा है, एक NDA नाम का जो है ये एप्लीकेशन, ये कौन से फेज के बाद आएगा, तो आप क्या बताओगे इसमें, फेज 1 2 3 4, तो आप कहोगे सर ये फेज 3 का आंसर सही है, इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, in which of the following phases of clinical trials of drug ethical clearance is not required। तो ethical clearance किस में नहीं होगी, तो आप क्या कहोगे सर इसमें 1 2 3 4, तो ethical clearance not required, तो ethical में आप फेज 4 की बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल एथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, तो फेज 4 में नहीं है, ये मार्केटिंग वाला आ जाता है। अब हम फेज 4 की बात करें तो आप क्लिनिकल ट्रायल्स आल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन फार्माकोलॉजिकल एंड सेफ्टी पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस, मैं अभी अभी बताया ना मैंने कि ये मार्केटिंग वाला आ जाता है, तो ये आंसर रहेगा। आप हर स्क्रीन को रोक के रखें, मैं टाइम नहीं दे रहा हूं क्योंकि वीडियो जितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा आपके लिए उतना मुश्किल हो जाएगा। अगला देखो, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस GCP इज नॉट रिक्वायर्ड इन, कौन से में नहीं है, फेज फर्स्ट में नहीं है, प्री क्लिनिक में नहीं है। अब अगर बात करो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, देखो प्री क्लिनिक मतलब जानवरों पे होने वाला, पशुओं पे, एनिमल्स पे होने वाला, तो इसमें नहीं होती है, GCP लागू नहीं होती, इसके लिए रिक्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो थेराप्यूटिक इंडेक्स इज ए रेशो ऑफ, थेराप्यूटिक इंडेक्स में मैंने एक जुगाड़ बताया था, अगर मतलब थ्योरी वाले मेरे बच्चे इस वीडियो को देख रहे, मैंने कहा आप टाइल याद रखो, टाइल में आप क्या रखोगे, TI से, तो आपने कहा सर थेराप्यूटिक इंडेक्स हो गया बराबर, हमने कहा कि ये LD50 अपॉन ED50, लिथाल डोज अपॉन इफेक्टिव डोज, तो ये हो गया। आप देखो इसमें क्या है, लिथाल डोज का मतलब ही टॉक्सिक डोज होता है, और इसका ED50 हो गया, है ना। तो अब इसमें हमने कहा कि टॉक्सिक डोज एंड थेराप्यूटिक डोज, थेराप्यूटिक डोज एंड रिस्पॉन्स, ये टॉक्सिक डोज एंड ऑफ टॉक्सिक रिस्पॉन्स, तो इसका आंसर आएगा A। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया अंडर
सीरम कंसंट्रेशन टाइम कर्व ऑफ रिप्रेजेंट। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एब्जॉर्प्शन की, सीधी सीधी भाषा में। तो हाफ लाइफ की बात नहीं हो रही, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द ओरिजिनल डोज फॉर्म नहीं, इसमें क्या है, ड्रग एब्जॉर्ब की बात हो रहा है। तो हमने कहा ना एक्सक्रीशन की। जब कभी भी एरिया अंडर द कर्व का नाम आए तो याद रखना वो एब्जॉर्प्शन की बात करता है। नेक्स्ट आते हैं हम, an undesirable effect of a drug against therapeutic doses and can be predicted from the pharmacological action is called। अगर बात किया जाए तो देखो इसमें क्या हो, टॉक्सिक इफेक्ट, ये कह रहा है कि थेराप्यूटिक डोज पर अगर कोई भी प्रिडिक्ट किए जा सकते, अगर अनडिजायरेबल इफेक्ट, ऐसे अनडिजायरेबल इफेक्ट जो थेराप्यूटिक डोज पर प्रिडिक्ट किए जा सके, उनको क्या कहते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट कहते हैं, साइड कहते हैं, या एलर्जिक या आइडियोसाइनक्रेसी। इनका तो हमें अता पता ही नहीं होता, तीनों का तो एक ही बचता है। टॉक्सिक इफेक्ट को हम बता सकते हैं कि इस डोज पे इतने टॉक्सिक इफेक्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो टाइप बी में कौन सी आएगी, सबसे पहला क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट आता है, दूसरा हमारा आता है साइड इफेक्ट, तीसरा आता है क्या, आइडियोसिनक्रेसी, अगला है क्या, फिजिकल इंडिपेंडेंस। तो आप लोग इसमें क्या बताओगे, आप लोग कहोगे ये आइडियोसिनक्रेसी हो गया। ठीक है, ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या होता है, एक तो होता है ऑगमेंटेड, उसके बाद आता है क्या, बी से बिजर हो गया, है ना। तो इसमें ये आइडियोसिनक्रेसी, और आप एलर्जिक रिएक्शन भी याद कर लेना, इसमें एलर्जिक रिएक्शन भी आती है, अगर आप मेंशन करना चाहो। टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन में ये दो चीज आती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, अब आता है यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेंट्स एक्टिवेटेड चार्कोल, टार्ट्रिक हो गया, नहीं टार्ट्रिक तो देखना ही नहीं है हमें, टैनिक वाला देखना। और इसमें आप याद रखना एटीएम, है ना, यूनिवर्सल एटीएम ही होता है, इसी से पैसा निकलता है। क्या इसके अलावा कहीं से और पैसा निकल सकता है, नहीं निकल सकता। तो आप लोग एटीएम से याद करोगे, एक्टिवेटेड चारकोल हो गया, इससे टैनिक हो गया, और इससे क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो इसका आंसर आएगा बी, एटीएम याद रखो, क्योंकि एटीएम को कब हम यूज करते हैं, यूनिवर्सल है एंटीडोट, भाई साहब पैसा निकलेगा तो काम होगा, किसी में भी दे दो, मनी तो मनी होती है। लास्ट दो क्वेश्चन बचते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड टू ट्रीट साइनाइड पॉइजनिंग, क्विनोइडिन, एमाइल नाइट्रेट, नाइट्रोफिनेंटोइन या निफिडिपिन। तो इसमें दोस्तों आंसर रहेगा, ये रहेगा हमारा एमाइल नाइट्रेट इज करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है, इन एडीआर अनयूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड ड्रग इफेक्ट आर नोन एज। एडीआर में अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड की अगर बात करो तो कौन सा रहेगा, आप कहोगे सर इसमें एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, या फिर हम कहें एलर्जिक ड्रग रिएक्शन होगा, या फिर आइडियोसाइनक्रेसी होगा। तो इसका आंसर होगा बी, है ना। तो हम कहेंगे इन एडीआर अनयूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड ड्रग इफेक्ट आर नोन एज, किसके नाम से जाने जाते हैं, सेकेंडरी इफेक्ट के। अब आपसे एक ही गुजारिश है, आप 50 में से कितने सही किए, और उसके साथ आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ही लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फार्मा गुरु 9 के नाम से, ये यहाँ पे लिखा हुआ। फिर भी किसी बच्चे को कोई कोर्स के रिगार्डिंग, कुछ भी टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, किसी भी तरह का कोई कंटेंट के बारे में जानकारी चाहिए, आप मुझे अपना नाम लिखकर जरूर भेज देना और अपना सवाल लिखकर भेज देना। आपको कॉल बैक जरूर कर लूंगा मैं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और हम नेक्स्ट अब सीएनएस के 50 ऐसे 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो दोस्तों मेरी तरफ से टोकरा भर के ढेरों शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में फार्मासिस्ट की सीट हासिल करना चाहते हैं, आपका सपना, आपका दृढ़ संकल्प, इसको मेरा सलाम, फार्मा गुरु टीम का सलाम। बहुत धन्यवाद।